गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी नेशनलिज्म के बारे में, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू हुआ है, और इसमें हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दैट लेक्चर रिलेटेड टू पर्टिकुलरली फ्रेंच एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, बट दिस लेक्चर रिलेटेड टू द होल यूरोप, कि पूरे यूरोप में कैसे नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ। ठीक, तो नेशनलिज्म की बात जब भी हम करते हैं तो 19वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण एक फोर्स था, जिसने सोसाइटी को बहुत तेज़ी से चेंज किया, इकोनॉमी को चेंज किया और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी चेंज किया। लेकिन ये नेशनलिज्म है क्या, इसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात करता है नेशनलिज्म, और वो कलेक्टिव आइडेंटिटी बेस्ड है सिटीजन पे, बेस्ड है लैंग्वेज पे, बेस्ड है रिलीजन पे, किसी चीज़ पे बेस्ड हो सकता है। यानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले का स्टेट था वो बोला जाता था मॉडर्न स्टेट, और उसके बाद जो आया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यानी 1789 या 19th सेंचुरी, वो आया आपका नेशन स्टेट। नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट में डिफरेंस मेन बात है नेशन में, क्योंकि स्टेट वर्ड दोनों जगह कॉमन है। जहाँ भी स्टेट की बात आती है तो वहाँ एक टेरिटरी होती है, गवर्नमेंट होता है, उसके रूल रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है नेशन की, तो नेशन में ब्रदरहुड, कॉमननेस, इक्वालिटी, ये सब, और कलेक्टिव आइडेंटिटी, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। जैसे हम कहते हैं कि वी आर सिटीजन ऑफ इंडियन नेशन, तो उसमें इंडियननेस सबका कॉमन आइडेंटिटी है। वो इंडियननेस किस लिए है? क्योंकि जितने भी इंडिया के लोग हैं वो आपस में ब्रदरहुड की फीलिंग रखते हैं, इक्वालिटी की फीलिंग रखते हैं। जबकि मॉडर्न स्टेट में इस तरह की कोई फीलिंग नहीं थी, वो एक सब्जेक्ट ही था। यहाँ जो था वो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट, और यहाँ सिटीजन हो गई, सब्जेक्ट टू सिटीजन। यानी इसका जो एलिजियंस यानी निष्ठा है वो किसके लिए? सब्जेक्ट यानी प्रजा की, राजा के लिए, जबकि सिटीजन की निष्ठा किसके लिए होती है? राष्ट्र के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आपका 19th सेंचुरी यूरोप में पूरी तरह से दिखा। लेकिन 18वीं सदी का एक जाके गूगल मैप डाउनलोड करिएगा, तो उसमें 18वीं सदी के यूरोप का मैप दिखेगा। तो उसमें आपको मैप में दिखेंगे बहुत सारे एम्पायर। जैसे एक एम्पायर होगा हैब्सबर्ग एम्पायर, दूसरा होगा रशियन एम्पायर, तीसरा होगा फ्रेंच एम्पायर, और उसमें देखेंगे इटली, जर्मनी या स्विट्जरलैंड, इस तरह की कोई स्टेट्स नहीं होंगी। ठीक, ये स्टेट्स इसी नेशनलिज्म के ही प्रोडक्ट हैं। यानी जब नेशनलिज्म आया तब स्टेट जैसी कल्पनाएं आई, और वो स्टेट बेस्ड था लैंग्वेज पे, कॉमन कलेक्टिव आइडेंटिटी पे, और इसी तरह की सारी पहचानों पे। ठीक, चलिए इसमें अगला पार्ट है आपका एरिस्टोक्रेसी इन मिडिल एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। ठीक, ये है आपका सेकेंड पार्ट इसी लेक्चर का। अब ये एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास को यूरोप में क्लास कॉन्फ्लिक्ट के रूप में समझा जाता है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष कब उभरता है या वर्ग संघर्ष क्यों होता है? सबसे मेन क्वेश्चन ये है। तो वर्ग संघर्ष तब उभरता है जब दो वर्ग यानी दो क्लास, एक क्लास यहाँ हो गया मिडिल क्लास और एक क्लास हो गया आपका एरिस्टोक्रेट, जब इस दोनों क्लास के इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट यानी इनके हितों में या इनके एस्पिरेशन में कहीं ना कहीं वो संघर्ष हो, तो वो संघर्ष दिखता है सीधा सीधा। कैसे दिखता है? आप इस लेसन को पढ़िएगा अच्छे से, जो मैं बोल रहा हूँ वही इसमें लिखा होगा या लिखना चाहिए, क्योंकि दोनों का ओरिजिन पहले डिफरेंस है। द एरिस्टोक्रेसी जो जुड़ी हुई है वो उसी मॉडर्न स्टेट से जुड़ी हुई है, जबकि मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ वो नेशन स्टेट से जुड़ा हुआ है। कैसे? एरिस्टोक्रेसी एक ऐसी पहचान है जो परंपरागत आधार पर निर्धारित होती है, जन्म और वंश परंपरा पर। जैसे कोई राजा के घर पैदा हुआ तो वो
राज्य के कार्य दायित्व से ही जुड़ेगा। कोई अगर सामंत के घर पैदा हुआ तो सामंत के कार्य दायित्व से जुड़ेगा। लेकिन ये जो क्लास है मिडिल क्लास, उसके साथ ऐसा नहीं है। उसको अपनी पहचान खुद के एफर्ट से बनानी है और वो पहचान उससे बनाई है। लेकिन इस पहचान बनाने के दौरान ही इस पहचान को कहीं न कहीं इग्नोर भी किया गया कि जो वंश परंपरा से अपनी पहचान लेके आया कहीं न कहीं उससे संघर्ष होगा ही, हुआ ही। अब जैसे कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, तो वो मिडिल क्लास है। यानी मिडिल क्लास उस क्लास को कहते हैं कि जो अपनी पहचान खुद के एफर्ट से बनाता है, और एरिस्टोक्रेसी उसे कहते हैं जिसको वंश और परंपरा में एक पहचान मिलती है और उसी को आगे लेके जाता है। द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। अब देखिए पीजेंट्री मिडिल क्लास में नहीं आता, ये भी पर क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये भी एक तरह से वंश परंपरा से ही जुड़ी बात है, खेत का उत्तराधिकार। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि इसकी अर्निंग इतनी नहीं है कि इस सोसाइटी में कोई ब्रॉडर पॉलिटिकल इम्पैक्ट ला पाए, क्योंकि इसके अंदर वो चेतना नहीं है और एक मत आधारित या प्रतिनिधित्व सरकार व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ा वर्ग ये था, लेकिन ये इतना प्रभावी नहीं था, और ये वाला वर्ग उभर रहा था, लेकिन ये ज़्यादा अवेयर था, कॉन्शियस था। इसीलिए क्लास को लेकर कॉन्शियस होने के कारण इससे कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इसने अपनी मांगे रखी। आपको याद होगा कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा थर्ड स्टेट में ये तीसरा स्टेट से जुड़ा था, और इसी ने स्टेट जनरल की बैठक में वो मांगे रखी थी, जिसको बाद में अधिकार के रूप में प्रूव किया गया था। ठीक, चलिए इसके बाद और एक चीज और, जो मिडिल क्लास है वो किस चीज का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इंडस्ट्रियलाइजेशन आप इसमें पढ़ेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हर जगह एक साथ नहीं है। 18वीं शताब्दी के मिड से, यानी मिड 18th सेंचुरी इंग्लैंड में होता है, उसके बाद 19th सेंचुरी जर्मनी एंड फ्रांस। इन दोनों जगहों पे इंडस्ट्रियलाइजेशन डिफरेंट पार्ट में होगा। जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ठीक, वहां पे ये मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास वहां पे बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री किस चीज की मांग करती है, फ्री लेबर की, स्टार्टअप की, एंटरप्रेन्योरियल स्किल की, और उसके अलावा अदर टाइप ऑफ स्किल, जैसे प्रोफेशनल्स हो गए, बहुत सारे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए। तो जहाँ जहाँ ये जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, उसी तरह से इसका भी डेवलपमेंट हुआ। और इसके साथ साथ जो चेंजेस लाए थे नेपोलियन ने, उसने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया फ्यूडल सिस्टम और ऑटोक्रेसी को हटाने में। ठीक, उसके बाद आपका है यही जो ग्रुप मिडिल क्लास था, इसने यूरोप में लिबरलाइजेशन को बहुत प्रमोट किया। ठीक, अब ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिबरलाइजेशन, जिसको आपको समझना है। लिबरलाइजेशन होता क्या है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। देखिए जो वर्ड लिबरल है, इसका रूट वर्ड है पहले तो लैटिन। ठीक, लैटिन वर्ड में लिबर इसको बोला जाता है, यहाँ पे है, और इसका मतलब होता है फ्री, और इसी वर्ड से लिबर्टी भी बना है। ठीक, तो लिबर्टी मतलब होती है स्वतंत्रता। तो वो स्वतंत्रता किससे चाहिए, देखिए लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। ये फ्रीडम कैसे चाहिए, किसको किससे चाहिए, और ये इक्वालिटी किससे चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म। आप गैलीलियो की स्टोरी सुने होंगे। गैलीलियो एक दूरबीन बनाया था जिससे वो नक्षत्र तारों को देखता था, और उसने बताया कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, जबकि सूर्य और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। तो उसके सिद्धांत को बाद में चर्च ने बुला के वापस करवाया। ठीक, तो ये क्या हुआ, उसकी फ्रीडम को कहीं ना कहीं लिमिटेड किया गया या कम किया गया। तो उसी फ्रीडम की बात हो कि अगर हम एक रीजनेबल थियरीज रखते हैं
कोई भी रीजनफुल बात करते हैं तो वो हमारी चॉइस है, फ्रीडम है, उसमें किसी चीज़ का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, यानी मोनार्की से फ्रीडम और चर्च व्यवस्था से फ्रीडम, ठीक। और दूसरा इक्वालिटी किससे, एक हेरारिकल सिस्टम था हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब भी बात कर रहा हूँ नाम ले रहा हूँ, तो स्टेट एज डिवाइड, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो ये डिवीजन क्या था, एक ऑटोक्रेटिक सोसाइटी में इन दोनों का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, जबकि एक लिबरल सोसाइटी में इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि इसके पास पैसा है और उसी हिसाब से इसका समाज में स्थान है, क्योंकि इसने वो अर्जित किया है। तो इक्वालिटी चाहिए सबकी, ये इसकी मांग है कि मतलब वंश के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। Since the French Revolution, liberalism stood for the end of autocracy and cleric privilege, वही बात हो रही है, a constitution and representative government through parliament। अब वो आएगी कैसे इक्वालिटी, वो आएगी कि जो शासक का अगर विवेक शासन हो जाए तब तो वो ऑटोक्रेटिक बन जाएगा, लेकिन अगर शासक को कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर शासन करना हो तब वो भी बना होगा रूल से, जैसे आज क्या है डेमोक्रेसी है। तो आप देखते होंगे कई सारे गवर्नमेंट निर्णय लेती है जिसको सुप्रीम कोर्ट पेश कर देता है, ठीक। उसी तरह से ये कह रहे थे कि पहले तो शासन कैसे होगा, एक लिखित रूल हो, और वो रूल कहाँ होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में होगा। एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, यानी जो लोग शासन करें वो राजा महाराजा ना हो बल्कि लोगों के प्रतिनिधि हो। उसका फायदा ये होगा कि वो जो भी मांग करेंगे तो वो लोगों की इच्छाओं को ही व्यक्त करेंगे। अगर लोग चाहेंगे कि गेहूं के दाम बढ़ाए जाएं, किसानों को फायदा हो, तो इनके प्रतिनिधि भी बोलेंगे गेहूं के दाम बढ़ाए जाएं। नहीं तो अगर वो राजा महाराजा टाइप का होगा तो उसको तो चिंता ही नहीं होगी गेहूं, क्योंकि गेहूं तो उसको मिल ही जाएगा, ठीक। तो ये बात है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस इनवायोलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी एक अनुल्लंघनीय अधिकार, संपत्ति का एक ऐसा अधिकार जिसको छीना नहीं जा सकता है। जब तक आपकी संपत्ति को के अधिकार को सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक आप हिरार्किकल सिस्टम में आपका स्थान नीचे ही रहेगा, ठीक। तो ये तीन चीज की सुरक्षा मांग रहे थे। एक तो मांग रहे थे इंडिविजुअल फ्रीडम, दूसरी मांग रहे थे इक्वालिटी बिफोर लॉ, और थर्ड इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक। और ये इस्टेब्लिश कैसे होगा, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। और ये सारी बातें 19th सेंचुरी की है। Yet equality before law did not necessarily stand for universal suffrage। और एक चीज और की जो इक्वालिटी बिफोर लॉ था वो अचानक से नहीं आ गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर और याद करेंगे कि जब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इलेक्टोरेट कौन बनेगा, यानी मतदाता कौन बनेगा, जिसको दो भागों में बांट दिया गया, एक एक्टिव सिटीजन, एक पैसिव सिटीजन। यानी अगर फ्रांस की जनसंख्या टोटल 28 मिलियन थी तो ओनली 4 मिलियन हैज बीन डिफाइंड एज एक्टिव सिटीजन, दोज हु पे टैक्सेस, ओके। और उसके बाद 25 कितना बचा, फिर 24 मिलियन को पैसिव सिटीजन, वीमेन को तो कोई अधिकार ही नहीं मिला, ठीक। तो ये दिखा रहा है कि मतलब कोई भी डेवलपमेंट अचानक से नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ, इसीलिए इसको 100 वर्ष से ज़्यादा लग गया। और फ्रांस और कई जगहों पे तो इंडिया के बाद भी वीमेन को राइट टू वोट मिला, ठीक। उसके बाद है यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस व्हिच मार्क्ड द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। वही जो एक्टिव सिटीजन, those who defined as active citizen must be a taxpayer, okay। Men without property and all women are excluded from political rights only for a brief period under Jacobeans did all adult male enjoy suffrage। यानी जैकोबियन का जो 2 साल का पीरियड था, जैकोबियन टेररिज्म जिसको कहते हैं, जैकोबियन रिफॉर्म्स जिसको कहते हैं, तो उसी 2 सालों में केवल मेल को मिला था। लेकिन जब नेपोलियन फिर आया तो उसने अपना नेपोलियन कोड लागू करके फिर एक्टिव और पैसिव सिटीजन को लागू कर दिया, और उसके अलावा सबको राइट्स नहीं मिले, ठीक। लिबरल की जो ये परिभाषा, ये पॉलिटिकल, इसके अलावा लिबरल की एक और परिभाषा है, वो है इकोनॉमिक परिभाषा। जैसे आप इंडिया में पढ़ते हैं ना कि 85 और 90 के डेकेड में
इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया। तो लिबरलाइजेशन क्या था? वो लिबरलाइजेशन यही था कि गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम करना कहीं, ठीक। तो सेम चीज यहाँ भी हुआ। कॉम्प्लेक्स स्मॉल म्युनिसिपैलिटीज कंपटीशन ऑफ स्टेट्स सच कंडीशंस। ओके, 1 मिनट। ठीक, तो देखिए, इन द इकोनॉमिक स्फीयर्स लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। एक चीज और कि पहले होता क्या था कि नेशन स्टेट ना होने के कारण बड़े बड़े साम्राज्य होते हैं, जो आपको 18वीं सेंचुरी के मैप में दिखेगा। तो उसमें एक साम्राज्य है हैब्सबर्ग साम्राज्य। तो हैब्सबर्ग साम्राज्य में ऑस्ट्रिया, हंगरी, इसके अलावा लोअर पर्सिया, जर्मनी, इटली का वेनेसिया, लोम्बार्डी, ये वाला क्षेत्र, और फिर ऊपर जो है मिडिल यूरोप के, ईस्टर्न यूरोप के कई पार्ट उसमें इंक्लूडेड थे। और ये सब जगह अपने अपने टैक्स सिस्टम, ठीक। तो इससे क्या होगा कि मार्केट के जो फोर्स होंगे या फ्रीडम ऑफ मार्केट जो है वो इम्पैक्टेड होगा। अब इंडिया में जैसे मान लीजिए 29 राज्य हैं, 29 राज्यों का अलग अलग टैक्स सिस्टम हो जाए तो एक व्यापारी को कितना जगह टैक्स देना पड़ेगा? 29 जगह। और उसी हिसाब से प्रोडक्ट की कास्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की कास्ट बढ़ जाएगी तो सेलिंग कम हो जाएगी, सेलिंग कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो इसके पास जो पैसे हैं वो कम हो जाएगा, और इसका कहीं ना कहीं वो समाज में स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो ये लिबरल्स जो थे यानी मिडिल क्लास, उनकी सबसे पहले डिमांड थी कि इकोनॉमिक क्षेत्र में भी लिबरलाइजेशन लाया जाए, यानी स्टेट के कंट्रोल को कम किया जाए, और वो जो इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल उसको भी कम किया जाए। ड्यूरिंग द 19th century दिस वाज स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मनी। जर्मनी का एग्जांपल एक सबसे अच्छा है। जर्मनी को जब नेपोलियन ने जीता था तो उसमें 265 यूनिट्स अलग अलग, ठीक, सामंत एक तरह से थे 265 पार्ट में, और जर्मनी को उसने कुल मिला के 39 यूनिट्स में डिवाइड किया 265 से। लेकिन 39 यूनिट भी कहीं भी मार्केट को डेवलप होने के लिए 39 जगह पे टैक्स लगे तो भी ज़्यादा है। तो जर्मनी में भी एक प्रकार का रिफॉर्म आया। आप आगे इसमें पढ़ेंगे, आप इसमें एक ज़ोल्बरीन करके दिया है, ज़ोल्बरीन टैक्स या कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन के बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये है ज़ोल्बरीन। Was formed the initiative of Prussia and joined by the most of German states, ठीक। पर्शिया ने इसकी पहल की थी और जर्मन के जो 39 स्टेट से उसमें ज़्यादातर ने इसको ज्वाइन कर लिया था, और इसको ज्वाइन करने से कस्टम यूनियन बना। अब कस्टम यूनियन क्या है, क्या लिख दे रहा हूँ, कस्टम्स यूनियन। कस्टम यूनियन एक ऐसा कन्फेडरेशन यानी परिसंघ, हिंदी में उसका शुद्ध वर्ड है परिसंघ। परिसंघ मतलब होता है कि एक सॉवरेनिटी न हो, यानी हर स्टेट की अलग 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 सॉवरेनिटी हो, संप्रभुता हो, यानी राजनीतिक पहचान। अलग अलग स्टेट अपने अलग अलग निर्णय लें, लेकिन आर्थिक रूप से उनमें कुछ समानताएं हैं, ठीक। और वो समानताएं क्या हो? करेंसी की, टैक्स की, इंपोर्ट ड्यूटीज की यानी टैरिफ। तो ये 3-4, उसके बाद मार्केट रूल की, और फिर इंस्टीट्यूशन। इसको देखेंगे तो मॉडर्न में आपको सबसे सफल है, सक्सेसफुल कस्टम यूनियन कौन सा दिखेगा? यूरोपीय यूनियन, ठीक। यूरोपीय यूनियन में क्या है? 29 पार्टिसिपेंट्स हैं, 28 हो गए हैं, जिसमें 17 ऐसे स्टेट्स हैं, 17 ऐसे नेशंस हैं जिनकी कॉमन करेंसी यूरो। टैक्स सिस्टम सबका लगभग एक जैसा है,
टैरिफ बैरियर जो है वो भी सेम है, यानी बाहर से जो चीज़ें इंपोर्ट होगी उस पर कॉमन टैरिफ होगा। मार्केट रूल एक है, इंस्टीट्यूशन एक है, EU की एक पार्लियामेंट है, एक कमीशन है, वहीं पे ये सारी चीज़ें तय होती हैं। तो कस्टम यूनियन एक ऐसी परिसंघीय व्यवस्था होती है जहाँ आर्थिक नीति निर्णय और संस्थाएं एक तरह से समान सिद्धांतों पे समान रूप पे लागू होती है। दूसरा जो कस्टम यूनियन अभी बन रहा है वो है आसियान, उसके अलावा अफ्रीकन यूनियन अभी तो बहुत बन गए हैं, लेकिन ये सबसे पहला एक सफल प्रयोग जो हुआ था वो जर्मनी और पर्शिया के बीच में हुआ था। पहले दोनों अलग अलग देश होते थे, पर्शिया एक अरब देश था और जर्मनी के ज़्यादातर पार्टों पे ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। ठीक, तो इन दोनों ने मिलकर एक जोलबरीन करके कस्टम यूनियन बनाया और उसमें यही सारी चीज़ें थी। ठीक, इसको हटा दें। और अब देखिए एक चीज और आपको देखना है, आफ्टर हाँ, ये व्यवस्था तभी चल सकती है जब कोई एक शक्तिशाली रूलर्स इसको लागू करे, क्योंकि जो मिडिवल एज के इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे फ्यूडल्स थे, जैसे चर्च था, जैसे और भी ऑटोक्रेट थे, वो खुद तो बैठेंगे नहीं। तो इस व्यवस्था को सबसे पहले नेपोलियन ने लागू करवाया, लेकिन नेपोलियन 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार गए। ठीक, वाटरलू के डिक्लाइन के बाद यूरोप में जितने परंपरागत संस्थाएं थी, चर्च था, ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे, वो सब एक्टिव हो गए। नेपोलियन को हराने में 4 देशों का मेन रोल रहा। उसमें आप देखेंगे ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। अब इनकी वियना में कॉन्फ्रेंस हुई जब ये उनको हरा दिया, और उसके बाद उस डिस्कस में यही हुआ कि नेपोलियन ने जितने चेंजेस लाए हैं उस चेंज को अब रिवर्स किया। तो रिवर्स कैसे किया जाए? रिवर्स करने के लिए था कि फिर से चर्च आधारित व्यवस्था, ऑटोक्रेटिक रूलर्स और फैमिली सिस्टम, 3 चीज मैंने आपके बुक में लिखा है, उसको आप पढ़िएगा अच्छे से। ना पूछा है तो फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं एक वीडियो लेक्चर बना के उसको समझा दूंगा। तो इस 3 चीज को इस्टेब्लिश किया जाए एंड एलिजियंस टुवर्ड्स द एम्पायर। अभी क्या है कि सिटीजन का एलिजियंस टुवर्ड्स द नेशन, लेकिन एलिजियंस टुवर्ड्स द एम्पायर, और वो कौन होता है? फिर सब्जेक्ट होता है, यानी प्रजा का राजा के प्रति निष्ठा। वो बातें यहाँ से फिर लागू हो गई और 1848 तक इसमें एक पर्सनालिटी था, मैटरनिटी, इसी ने इस व्यवस्था को संचालित किया और यूरोप में उस तरह की परंपराओं को बनाए रखा। कंजर्वेटिज्म एक वर्ड है, इसकी परिभाषा है, पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट सक्सीडेड द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशन एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। ठीक, वो त्वरित परिवर्तन में विश्वास नहीं करता, क्योंकि नेपोलियन ने जो किया वो अचानक से कर दिया, लेकिन वो मानता है कि धीरे धीरे चेंजेस होंगे और जो ट्रेडिशनल इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन है और कस्टम यानी परंपराएं हैं उसमें उसका ज़्यादा विश्वास रहता है। ठीक, और लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग करते रहे और सारे जो मिडिल क्लास के लिबरल थे वो शांत हो गए थे, वो अभी भी एक्टिव थे और उनका उदय हुआ द रिवोल्यूशनरी से, क्रांतिकारी। और फिर उस व्यवस्था की तरफ फिर जाने के लिए एक नए सिस्टम, एक नए प्रकार का आंदोलन शुरू हुआ। बहुत सारे जगहों पे एक सीक्रेट इंस्टीट्यूशन बनने लगे या सीक्रेट ग्रुप्स बनने लगे। उसमें देखेंगे आप मैजनी है, रेड शर्ट्स हैं, उसके अलावा बॉडी जनेवा, ये कार्बोक्रीज है, और ये लोग जो भी यूथ थे वो इस तरह के ग्रुप बनाने लगे। मिडिल क्लास को कैसे स्टेब्लिश किया जाए और ऑटोक्रेसी को कैसे हटाया जाए उसके बारे में चर्चा होने लगे। बहुत सारी आंदोलन है। ठीक, इसी से आपका जो अगला चैप्टर है वो निकलता है और वो है कि द एज ऑफ रिवोल्यूशन, जिसको कि अब हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ तक जो भी आपको समझ में आया हो या ना आया हो कमेंट करके बताइए, फिर अगले वीडियो में हम लागू करेंगे।